अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? अ, जैसे आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को किया। उससे पहले मैं आपको, जब हम लोग लाइव क्लासेस में होते थे, तो जो हम लोगों ने यूटिलिटी एनालिसिस किया था, they both were included in the consumer behavior chapter, जहां we were trying to find out how consumer can maximize his utility. Now we are moving towards the production function. Production function या जो प्रोडक्शन थ्योरी है, आपको याद है मैं हम लोगों ने जब शुरू में बात की थी, तो मैंने आपसे जब ऑब्जेक्टिव माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिस्कस किए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि एक तो हम चाहते हैं कि हम कंज्यूमर को बता सकें कि वो कैसे मैक्सिमम यूटिलिटी गेन कर सकता है, एंड एट द सेम टाइम हम प्रोड्यूसर को बता सकें, उसके लिए फाइंड आउट कर सकें कि वो किस तरह मैक्सिमम प्रॉफिट मालूम कर सकता है अपने लिए, वो कौन से मेथड है, वो कौन सी चीजें हैं जिनको वो फॉलो करके मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ जा सकता है. So we have done with the consumer behavior and now we are moving towards the producer behavior. अब प्रोड्यूसर कंज्यूमर बिहेवियर के लिए हमने कंज्यूमर को की चॉइसेस को जहन में रखा था, उसके पैसों को जहन में रखा था. ठीक है, यहाँ जो अब हम कर रहे हैं वो हम अपने प्रोड्यूसर के लिए उसका लाजमी बात है, अगर हम जब भी प्रॉफिट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि उसका खर्चा कितना आया और वो उससे कमा कितना रहा है. अब यहाँ हमारे पास जो मेन चीज है वो ये है कि हम समझ सकें कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि उससे आमदनी कितनी आ रही है, उस चीज को बेचने से उसके पास कितने पैसे आ रहे हैं. फिर उन दोनों का डिफरेंस हमारे प्रोड्यूसर को गाइड करेगा कि वो उसका प्रॉफिट किस तरह मैक्सिमम हो सकता है. और ये कॉमन सेंस की बात है कि हर प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका कॉस्ट मिनिमम हो और उसका रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम हो, और जितना इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा होगा उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा. अगर तो रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस कम है तो उसका प्रॉफिट कम होगा. ठीक है, सो हम इस सारी चीज को समझने के लिए सबसे पहले कॉस्ट एनालिसिस को समझेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो रेवेन्यू और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में का होगा. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द कॉस्ट एनालिसिस. अच्छा, कास्ट को समझने के लिए एक चीज जहन में रखें, हमारे पास कास्ट एनालिसिस को समझने के लिए हमारे पास एक है शॉर्ट रन को समझना और लॉन्ग रन को समझना. देखें, शॉर्ट रन जो होता है वो एक छोटा टाइम पीरियड होता है, जैसे 3 महीने. लॉन्ग टाइम पीरियड जैसे साल 2 साल. अब हम अगर खर्चा कर रहे हैं, जैसे मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो सबसे पहले जो बिल्डिंग बनेगी, जो मशीन खरीदी जाएगी, वो लॉन्ग रन के लिए होगी. ठीक है, फिर अगर मैं मजदूर ले रही हूँ, बिजली ज्यादा खर्च कर रही हूँ, तो वो शॉर्ट रन के लिए भी इंक्रीज की जा सकती है. लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे अगर एक कॉटन इंडस्ट्री में एक बंदा कारखाना लगाना चाहता है, कपड़ा बनाने का कारखाना लगाना चाहता है, वो क्या करेगा? सबसे पहले वो बिल्डिंग लेगा. बिल्डिंग लेने के बाद वो कपड़ा बनाने वाली जो मशीन है, जो कैपिटल है, उसको खरीदेगा. अच्छा, चाहे वो उससे 1 गज कपड़ा बनाए, चाहे वो उससे 1000 गज कपड़ा बनाए, ये खर्चा उसने करना ही है. ठीक है, अब ये उसका लॉन्ग रन का खर्चा है, क्योंकि आगे जाके ये ऐसा नहीं है कि इससे कोई चीज बना लेगा, इससे 2 गज कपड़ा बना लेगा तो ये चीज खत्म हो जाएगी. लेकिन जो कुछ चीजें हैं जो कि वो यानी ऐसे जैसे रॉ मटेरियल है कपास, जितनी ज्यादा वो कपास खरीदेगा वो उससे ज्यादा कपड़ा बनाएगा. कम कपास खरीद के मशीन के साथ यूटिलाइज करेगा तो कम कपड़ा बनाएगा. अगर ज्यादा बिजली कंज्यूम करेगा तो ज्यादा कपड़ा बनाएगा. अगर ज्यादा मजदूर रखेगा तो ज्यादा कपड़ा बनाएगा. ये जो उसने लॉन्ग रन के लिए खर्चा किया होता है ना, ये फिक्स कैपिटल कहलाता है.
क्या कहलाता है? फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब ये होता है कि चाहे आप जो कुछ भी बनाना चाहें, ये खर्चा आपने लाजमी करना है। ठीक है। अब ये जो फिक्स कैपिटल है, इसके साथ आप कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। जैसे अब अगर वो मजदूर ज्यादा लेगा तो ज्यादा बना सकता है, कपास ज्यादा खरीदेगा तो ज्यादा कपड़ा बना सकता है। लेकिन वो जो फिक्स कैपिटल है उसका, वो खर्चा उसका उतना ही रहेगा, चाहे वो उससे 1 गज कपड़ा बनाए, चाहे वो उससे 100 गज कपड़ा बनाए, चाहे 1000 गज कपड़ा बनाए, जो उस मशीन की कैपेसिटी है। अगर उस मशीन से 1000 गज कपड़ा डेली बन सकता है, तो वो 100 से लेके 1000 तक जितना भी बनाना चाहे, ये मशीन वो हर हाल में खरीदेगा। ठीक है। तो हमारे पास 2 किस्म के फैक्टर्स आ गए हैं, जो कि कोई भी अगर कोई प्रोडक्शन शुरू करेगा तो ही हैज टू फेस 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। एक है फिक्स कैपिटल यानी फिक्स जो खर्चा है उसका, एक है वेरिएबल फैक्टर। अब फिक्स कैपिटल में इजाफा करने के लिए उसको लॉन्ग पीरियड चाहिए, और वेरिएबल फैक्टर में इजाफा करने के लिए वो छोटे अरसे में भी, यानी अगर मुझे मजदूर चाहिए तो मैं अगले ही दिन मजदूर ले सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे मशीन चाहिए और अगर मुझे नई बिल्डिंग चाहिए तो ये 1-2 साल लेगा। ठीक है। अब इसी चीज को, इन्हीं एग्जाम्पल्स को जहन में रखें और इस स्लाइड को पढ़ें। The short run is a period of time in which the quantity of at least one input is fixed and the quantity of other input can be varied. ठीक है। कहते हैं शॉर्ट रन वो पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें कि एक क्वांटिटी एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड। वो कौन सा इनपुट है? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। अब अगर शॉर्ट पीरियड है, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो बिल्डिंग में तो इजाफा नहीं हो सकता। ठीक है। तो एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड। कौन सा इनपुट है? इनपुट किसे कहते हैं? इनपुट उसे कहते हैं कि जो चीजें आप मिलाते हैं और उससे कोई चीज। आउटपुट किसे कहते हैं? आउटपुट क्वांटिटी को कहते हैं। जो चीज आप बना रहे हैं वो क्वांटिटी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अगर मैं कह रही हूं कि हम कागज बना रहे हैं, कागज बनाने की फैक्ट्री है, तो आउटपुट क्या है? कितना कागज बनेगा, ये आउटपुट है। और इनपुट क्या है? भाई इनपुट ये है कि उसके लिए मशीन चाहिए, इनपुट ये है कि उसके लिए मजदूर चाहिए, इनपुट ये है कि उसके लिए जो है वो जो भूसा है या वो जो भी कागज जिस भी चीज से बनता है, वो अगर गत्ता है तो भूसा लगता है, अगर कागज है तो उसके लिए भी कुछ इन रॉ मटेरियल होता है। तो ये सारी चीजें इनपुट है। ठीक है। बिजली लगेगी कारखाने को चलाने के लिए, ये सारे इनपुट हैं। ये इनपुट मिलेंगे तो आउटपुट बनेगा। अगर इनपुट नहीं मिलेंगे, इनपुट कौन कौन से होते हैं? अगर लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्रेन्योर है, ये सारे इनपुट्स हैं। यानी जो हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इनपुट है। जब वो मिल जाते हैं और कोई चीज बना लेते हैं तो हम उसको आउटपुट कहते हैं। अब दोबारा इसको रीड करें। The short run is a period of time in which the quantity of at least one input is fixed and the quantities of other inputs can be varied. इनपुट बिल्डिंग है जो कि फिक्स है, और क्वांटिटी ऑफ अदर इनपुट्स यानी लेबर है, रॉ मटेरियल है, बिजली है, ये वेरी कर सकते हैं, तब्दीली आ सकती है इनमें। एंड लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच द क्वांटिटी ऑफ ऑल इनपुट्स कैन बी वेरिड। अब देखिए वो शॉर्ट पीरियड था, उसमें बिल्डिंग में इजाफा नहीं हो सकता था, तो वहां एक इनपुट फिक्स था। अब लॉन्ग रन चूंकि लंबा अरसा है, इसमें बिल्डिंग में भी इजाफा हो सकता है। तो जो तमाम इनपुट्स हैं, चाहे वो लैंड है, कैपिटल है, लेबर है, इंटरप्रेन्योर है, वो सब के सब में तब्दीली लाई जा सकती है। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होगा? कुछ चीजें फिक्स होंगी, उनमें इजाफा नहीं हो सकता होगा, जैसे मशीन हो गई, जैसे बिल्डिंग हो गई। और लॉन्ग पीरियड चूंकि बड़ा लंबा अरसा होता है, इसमें हम जमीन की वो भी बढ़ा सकते हैं, मिकदार भी बढ़ा सकते हैं, नई बिल्डिंग भी बना सकते हैं, नई मशीन भी खरीद सकते हैं, ज्यादा मजदूर भी ले सकते हैं,
ज्यादा रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं, ज्यादा बिजली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लॉन्ग रन में हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एक इनपुट भी फिक्स्ड हो। अच्छा, then there is no fixed time that can be marked on the calendar to separate the short run from the long run. The short run and long run distinction varies from one industry to another. अच्छा, अब देखिए, हम वो ये कहते हैं कि आप शॉर्ट रन के लिए कोई खास वक्त नहीं कह सकते, लॉन्ग रन के लिए भी कोई टाइम पीरियड नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कह सकती कि शॉर्ट रन 3 मंथ्स का होता है और लॉन्ग रन जो होता है वो 1 ईयर के लिए होता है। अगर ये बात मैं कहूंगी तो किसी एक खास इंडस्ट्री के लिए कहूंगी, यही बात दूसरी इंडस्ट्री के लिए मुख्तलिफ होगी। उनका जो शॉर्ट पीरियड होगा, शॉर्ट रन जो होगा उनका, हो सकता है वो 1 साल हो, जो उनका लॉन्ग रन होगा हो सकता है वो 10 साल हो। तो इट वेरीज विद द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। In short, the long run and the short run in microeconomics are entirely depend on the number of variable and are fixed inputs that affect the production output. यानी आपका जो आउटपुट है दैट इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द इनपुट्स। और इनपुट्स कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। और उन इनपुट्स में से क्या होता है, कुछ फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। हमने बात बार बार कर ली कि फिक्स्ड वो होते हैं कि जिनको शॉर्ट रन में हम इजाफा नहीं कर सकते। अच्छा, शॉर्ट रन में कुछ फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन में क्या होते हैं? लॉन्ग रन में तमाम के तमाम वेरिएबल होते हैं, क्योंकि वो चेंज हो सकते हैं। वेरिएबल का मतलब ये है कि चेंज हो सकते हैं। शॉर्ट रन में कुछ चीजें फिक्स होंगी, कुछ वेरिएबल होंगी। लॉन्ग रन में वो क्या होंगी? सारी की सारी वेरिएबल होंगी। इज इट क्लियर? शॉर्ट रन में कुछ फिक्स है और कुछ वेरिएबल है, लॉन्ग रन में क्या है? तमाम की तमाम वेरिएबल हैं। अच्छा जी, example of short run versus long run. Consider the example of a hockey stick manufacturer. A company in that industry will need the following manufacture in its stick. क्या चाहिए उनको? Raw material such as lumber, labor, machinery, a factory. For the production of hockey, we can increase the number of labor and raw material in short period. But for establishing a new factory, we need a long period of time. Is it clear? वही बात जो मैं पीछे आपको एग्जाम्पल में कर रही हूँ बार बार, कि शॉर्ट पीरियड में, अब जैसे इन्होंने लिखा है कि लेबर को भी बढ़ाया जा सकता है, रॉ मटेरियल को भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक नई फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड चाहिए। अच्छा, ये हो गई, ये शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड समझाने का मकसद यही था कि आगे कास्ट भी हमारी कुछ फिक्स कॉस्ट होती है और कुछ वेरिएबल कास्ट होती है। तो सबसे पहले अब कास्ट में हम दो किस्म की एनालिसिस करेंगे। एक हम कहेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस, एक हम करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस। वो इसलिए कि शॉर्ट रन में तो फिक्स और वेरिएबल होते हैं अलग अलग, और लॉन्ग रन में तो तमाम के तमाम वेरिएबल होते हैं, तो इनकी जो कॉस्ट एनालिसिस है वो दोनों का डिफरेंट होगा। अच्छा, पहले कॉस्ट एनालिसिस कहते हैं, बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मेंट द टोटल सम ऑफ मनी required for the production of a quantity of output. Production cost includes material cost, rent cost, wage cost, and interest cost. अब अगर you can look into the definition, आप देखें मटेरियल कास्ट जो है वो आपका रॉ मटेरियल है, हो सकता है ये लैंड से पैदा होने वाली कोई चीज हो, रेंट भी आपका लैंड में आ जाता है, वेज आपका लेबर आ जाता है, इंटरेस्ट आपका कैपिटल आ जाता है, और इसी वेज कास्ट में आपकी इंटरप्रेन्योरेबिलिटी भी आ जाती है। यानी आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जितने पैसे लगते हैं उस सबको मिला के अगर आप ऐड कर दें, सम उनका मालूम करें, टोटल सम उनका मालूम करें, तो ये आपकी क्या है? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। Short run is a period of time over which at least one factor remain constant या fixed. अब वही वाली बात है, लैंड और फैक्ट्री कांस्टेंट होगी। अच्छा, फिक्स कॉस्ट अकर्स ओनली इन शॉर्ट टर्म। हम बार बार बात कर चुके हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट, यही फिक्स कॉस्ट लॉन्ग रन में क्या हो जाएगी? वेरिएबल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास बड़ा टाइम होगा और उसमें हम इसको इजाफा कर सकते हैं। अच्छा, फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द प्रोडक्शन क्वांटिटी इन द शॉर्ट रन, दैट इज बिल्डिंग। आप देखें, फिक्स कॉस्ट जो है वो शॉर्ट रन में कहीं भी उसमें इजाफा नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप देखें क्वांटिटी
जो शुरू से अगर जीरो भी है तब भी ये, जब भी हम कोई फैक्ट्री शुरू करते हैं तो अभी वो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रही होती, तब भी हमारी बिल्डिंग और मशीन पे खर्चा हो जाता है। तो अब यहाँ देखें तो आपके पास क्वांटिटी जीरो है तब भी कुछ ना कुछ फिक्स कास्ट है, और जब क्वांटिटी बढ़ती जा रही है तो फिक्स कास्ट में इजाफा नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक ही फैक्ट्री है। जब लॉन्ग रन होगा तो हम इसमें इजाफा कर सकते हैं, शॉर्ट रन में हम इसमें इजाफा नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट, any resources which can be varied to increase or decrease with the rate of output is variable cost of the firm, that is labor, electricity, raw material। अच्छा, जो भी रिसोर्सेज, जैसे हमने बात की कि बिजली हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, लेबर हम ज्यादा ले लेंगे, रॉ मटेरियल हम ज्यादा ले लेंगे तो हम ज्यादा चीजें बना सकते हैं, और अगर हम इनको कम लेंगे तो हम कम चीजें बना सकते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इफ यू कैन increase the resources so you will have more output, and if you decrease the resources you will have less output। ठीक है, तो ये जो इसकी वेरिएबल कास्ट है इसको हमने y एक्सिस पे लिया है, और जो क्वांटिटी है उसको हमने x एक्सिस पे लिया है, और आप देख रहे हैं कि जिस जिस तरीके से जितना आप वेरिएबल कास्ट को बढ़ाते जा रहे हैं आपकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब टोटल कास्ट क्या होगी? भाई आपने फिक्स कास्ट को एक्सप्लेन कर लिया, वेरिएबल कास्ट आपको क्लियर हो गई। अब टोटल कास्ट, लाजमी बात है जब हम अपना टोटल खर्चा मालूम करेंगे तो वो क्या होगा, हमारी फिक्स कास्ट को जब हम प्लस करेंगे अपनी वेरिएबल कास्ट के साथ तो हमारे पास टोटल कास्ट आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो आपके पास ये दोनों कर्व हैं, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपका टोटल कास्ट का कर्व इसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करने से आप देखें ये बिल्कुल इस टोटल वेरिएबल कास्ट के पैरेलल ऊपर जा रहा है। ये क्यों इससे ऊपर है? इसलिए कि इसमें फिक्स कास्ट ऐड हो गई है। ठीक है ना, ये जो टोटल वेरिएबल कास्ट है इसमें फिक्स कास्ट ऐड हो गई है, इसलिए ये कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया। आगे जाके मैंने ये सारा कुछ आप लोगों के लिए टेबल भी बनाई हुई है, ग्राफ भी बनाया हो, उससे आप लोगों उन कैलकुलेशन से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर एवरेज कास्ट है। एवरेज कॉस्ट का मतलब ये होता है कि एक आइटम बनाने पे कितना खर्चा आ रहा है। जैसे देखें, अगर मैं आपसे कह रही हूं कि भाई इस फैक्ट्री में का जो खर्चा है वो 2 करोड़ रुपए है, तो आप पूछेंगे नहीं कि कितनी क्वांटिटी आप बना रहे हैं और एक चीज के बनाने पे कितना खर्चा आ रहा है। The entrepreneur are no doubt interested in the total cost, but they are equally interested in the cost per unit of the product। कि एक चीज की कीमत, एक चीज का खर्चा कितना है, क्योंकि जब हमें उसका खर्चा पता चल जाएगा तो हम उसकी कीमत को डिटरमिन कर सकेंगे। अब आप देखें, आपकी जो टोटल कास्ट है उसको आप क्वांटिटी पे, यानी कि चीजें कितनी बन रही हैं, उस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज कास्ट। अच्छा देखें, इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें, टोटल कास्ट किसके बराबर है, फिक्स कास्ट, और वेरिएबल कास्ट को आप ऐड करते हैं तो टोटल कास्ट बनती है आपकी। और जब आप एवरेज टोटल कास्ट, ऊपर हमने टोटल कास्ट को क्यू पे डिवाइड किया है, तो हमने टोटल कास्ट की जगह लिख दिया है कि टोटल कास्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट। अब अगर हम फिक्स कास्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है एवरेज फिक्स कास्ट। ये गलती से यहाँ लिखा हुआ है एवरेज टोटल कास्ट, असल में ये एवरेज फिक्स कास्ट है। पहला है एवरेज का टोटल कास्ट, फिर है एवरेज फिक्स कास्ट, फिर प्लस है एवरेज वेरिएबल कास्ट। ठीक है, यानी हमने उसी को यूटिलाइज किया है कि भाई हम अगर टोटल कास्ट को हम आगे स्प्लिट करें तो वो कुछ फिक्स कास्ट है और कुछ वेरिएबल कास्ट है, और जब हम उसका एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास एवरेज फिक्स कास्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कास्ट आ जाता है। अच्छा, फिर आपके पास एवरेज फिक्स कास्ट रेफर्स टू द फिक्स कास्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आप ये देखें, ये आपके पास एवरेज फिक्स कास्ट का कर्व है जो कि नीचे की तरफ कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ठीक है, वो इसलिए कि देखें, अगर एक मशीन लगी है और हम उससे, उसकी कैपेसिटी है 1000 गज कपड़ा बनाने की, लेकिन हम उससे शुरू में 10 गज कपड़ा बना रहे हैं तो उस पे आने वाला खर्चा इसका मतलब है ज्यादा है। लेकिन जैसे ही हम उससे
100 गज कपड़ा बनाएंगे तो उसका खर्चा कम हो जाएगा, जब हम उससे 800 गज कपड़ा बनाएंगे और कम हो जाएगा, जब हम 1000, क्योंकि वो मशीन जो है वो जितनी ज्यादा यूटिलाइज होगी उतना ही हमारा खर्चा कम होता जाएगा। तो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है ये नीचे की तरफ कम होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट क्या है? लेबर है, रॉ मटेरियल है। तो हम जितना ज्यादा शुरू में हम आउटपुट को बढ़ाएंगे तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होता जाएगा। फिर एक वक्त आएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि मशीन जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 गज कपड़ा बनाने की है। तो अगर वो 1000 गज कपड़ा पूरा हो जाए, वो लिमिट आ जाए, तो उसके बाद क्या होगा? फिर हमें नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो और इस मशीन की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। तो ये वो पॉइंट होगा जहां एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है। उसके बाद अगर हम और मशीन, जैसे देखें 1000 गज कपड़ा बना रही है मशीन, वो और कपड़ा बना नहीं सकती और हम ज्यादा मजदूरों को लें तो क्या होगा? हमारा खर्चा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उससे ये होगा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व जो है वो यू शेप है। ठीक है। वो यू शेप इसीलिए है कि वो शुरू में कम होता जाता है, लेकिन जब मशीन अपनी कैपेसिटी पूरी कर लेती है उसके बाद वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि आप जो एक नया यूनिट या एक नई क्वांटिटी या नया आउटपुट, यानी नया यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैं अभी आपसे कहती हूँ कि हम 100 पर्स बना रहे हैं एक फैक्ट्री से, जो 101वां या 101 मैं कर रही हूँ, उससे कितना मेरा खर्चा आएगा, उससे कितना मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर सकूंगी। ठीक है। ये सॉरी, उस पर मेरा कितना ही कास्ट आएगी, दैट इज कंसिडर एज अ मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट इज डिफाइंड the cost that result from the unit change in the production rate। ठीक है ना, कि एक यूनिट में कितनी एक यूनिट ज्यादा बनाने से उस पे खर्चा कितना आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कास्ट। एक नया यूनिट बनाने से उसकी जो प्रोडक्शन कास्ट है उसमें कितनी चेंज आ रही। मार्जिनल कास्ट इज डिफाइंड as the cost that result from a unit change in the production rate। Marginal cost is equal to change in total cost divided by change in quantity। ठीक है ना, कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी, टोटल कास्ट में कितनी चेंज आ रही है अगर हम ज्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये आपके पास है शॉर्ट रन एनालिसिस, शॉर्ट रन कास्ट एनालिसिस।